बेटा हमारा पॉलिटिकल का 7th चैप्टर चल रहा है, जन आंदोलनों का उदय। तो देखिए बेटा, हम इसके बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर हम हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अंदर देखिए जो हमारे देश के अंदर जो अलग अलग समय के ऊपर जो आंदोलन आए हैं, आंदोलन किए गए हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो क्या है, आंदोलन से ही रिलेटेड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन क्या होते हैं कि जो आंदोलन जनता के द्वारा शुरू किए जाते हैं, जनता के द्वारा होते हैं, वो आंदोलन जन आंदोलन कहलाते हैं। तो कल हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें से हमने 4-5 जो आंदोलन थे उसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आज के बचे हुए रिमेनिंग पार्ट में से आपका जो सबसे फर्स्ट आता है वो देखिए कौन सा आंदोलन आता है। यहाँ पर आज के इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है बेटा आपका नेशनल फिश वर्क फोरम, जिसे ये देखिए ये वाला है, नेक्स्ट है नेशनल फिश वर्क फोरम, जिसे देखिए बेटा शॉर्ट में NFF बोला जाता है, NFF। इसको इसकी जो शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोला जाए, इसे NFF का नाम दिया गया है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये आप सभी को पता है, जो हमारा भारत है, भारत की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, यानी कि जो इसका पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, ये दोनों ही जो एरिया है वो कोस्टल एरियाज हैं। और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या है, मछली का पालन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पर आता है किसमें, मत्स्य पालन के अंदर। मतलब यहाँ पर जो मछुआरों की संख्या है, मछुआरे कौन होते हैं बेटा, जो मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ना ही उनकी आजीविका का साधन होता है। तो उसकी संख्या के हिसाब से जो भारत है उसका वर्ल्ड के अंदर कितना, कौन सा स्थान आता है, 2nd नंबर पर आता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 2nd नंबर के ऊपर हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जाता है, मछुआरे सबसे अधिक मात्रा के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब हजारों लाखों की संख्या के अंदर क्या है यहाँ पर, इसमें इस परिवार मछली पालन से, मतलब हजारों की संख्या के अंदर जो मछुआरे हैं वो इस मछली पालन से जुड़े हुए हैं। तो जो NFF है उसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, इसके अंदर देखिए बेटा क्या है, इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, सरकार ने भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्राउलिंग जैसे उपयोग की अनुमति दे दी। तो देखिए ये तो क्या है, सिंपल लाइन है। अब मैं आपको इसमें समझा रही हूँ कि बॉटम ट्राउलिंग क्या है इसके अंदर। तो देखिए इसमें ये वर्ड आ रहा है बॉटम ट्राउलिंग, ये क्या चीज़ है बेटा इसके अंदर। आमतौर पर देखिए जो मत्स्य पालन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो जो क्या है परंपरागत रूप से, मतलब जो पुराने समय से, जिसे ट्रेडिशनल कहा जाता है, पुराने समय से जो चला आ रहा है कि जो मछुआरे हैं वो वहाँ पर जाते हैं, समुद्र तट पर जाते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सारा जाल होता है, वो उस जाल को पानी में फेंकते हैं और उस जाल के अंदर क्या है, मछलियाँ फंस जाती हैं, वो उस जाल को खींच लेते हैं और उन मछलियों को इकट्ठा, मतलब 3-4 बार जाल फेंक कर क्या है, मछलियों को इकट्ठा करके वो अपने घर ले आते हैं। उसमें से कुछ मछलियों को तो क्या है वो अपने घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं और बची हुई मछलियों को क्या है वो बाजार में बेचकर उनसे पैसे मिलते हैं। तो ये मतलब ये उनका बस, उनके इसके अलावा उनके पास और कोई कार्य नहीं होता है, आजीविका का साधन उनका यही होता है। तो अब इस कार्य के अंदर देखिए एक तो मैनुअल वर्क है बेटा और एक मशीनों से कार्य हो रहा है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस तो है ही। जो मैनुअल वर्क है उसके अंदर क्या है, वो काम जो है वो स्लो प्रोसेस में होगा, स्लो तरीके से होगा, लेकिन जो काम मशीनों से हो रहा है वो क्या है, बहुत तीव्र गति से होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर क्या है, भारत का दूसरा स्थान है मछली पालन के अंदर, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, मछली इतनी बड़ी संख्या के अंदर नहीं पकड़ी जाती हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो भारत सरकार है उसने एक मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए बॉटम ट्राउलिंग नामक एक मशीन तैयार की। अब इस बॉटम ट्राउलिंग के अंदर क्या है, इस मशीन के द्वारा उन्होंने अनुमति दे दी कि इस मशीन के द्वारा मछलियों को पकड़ो। अब इससे क्या हुआ बेटा, जो हजारों की संख्या के अंदर जो मछुआरे थे उनकी आजीविका का संकट उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर एक तरह से गाज गिर गई, बिजली गिर गई, जब उन्हें पता चला कि जो सरकार है हमसे हमारी आजीविका छीन रही है। क्योंकि उनके पास तो आजीविका का केवल यही साधन था और उन्हें और कुछ आता ही नहीं था, ना उन्हें कृषि करनी आती थी, ना और कोई कार्य आता था। तो अब जो बॉटम ट्रावलिंग नामक जो मशीन थी, इसके अंदर क्या है, इसके नीचे ऊपर से एक नाव की शेप के अंदर होती है ये मशीन।
और इसके नीचे क्या है बेटा, एक बड़ा सारा एक जाल टाइप में लगा होता है, और उस जाल के अंदर जैसे 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 नाव उसके ऊपर पानी पे चलती है, वो मछलियाँ अपने आप ही उस एक बड़ा सारा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर अपने आप इकट्ठी होती चली जाती है। उसमें मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक पर्सन होता है जो उस नाव को चलाता है। तो अब इसलिए इसमें क्या है, बहुत बड़ी होती है नाव, और इसके अंदर बहुत बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर एक बार में बहुत सारी मछलियाँ इसमें पकड़ी जा सकती हैं। तो कार्य तो आसान हो गया था इससे, और बहुत तेज़ी से भी हो रहा था। लेकिन क्या हुआ बेटा, जब मछुआरों को इस बारे में पता चला तो वो क्या है, बड़े परेशान हो गए। अब इसके लिए क्या है, जो मछुआरे थे उनके सामने अपनी जीविका, अपने जीवन का और अपनी आजीविका का बहुत भारी संकट आ गया। तो मछुआरों ने क्या किया, सारे मछुआरे इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर क्या है, इसका विरोध किया। नेचुरल सी बात है, जब बेटा हमसे हमारी कोई रोजी रोटी छीनेगा तो हमें बड़ा गुस्सा आएगा। तो इन सभी मछुआरों ने क्या, आपस में मिलकर, हजारों की संख्या के अंदर जो मछुआरे थे सारे मिल गए, और इन्होंने मिलकर क्या है, अपना ग्रुप बना लिया, जिसे NFF का नाम दिया गया, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का नाम दिया गया। देखिए ये रहा इसका नाम, नेशनल फिश वर्कर फोरम्स रखा गया। अब जो ये ग्रुप बनाया गया था, तो सभी राज्य के जो मछुआरे थे वो आपस में, मतलब उन्होंने लामबंद होने की तैयारी कर ली। इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा बार बार, लामबंद। तो देखिए लामबंद क्या होता है, लामबंद होता है बहुत सारे लोगों को अपना ग्रुप के अंदर, मतलब एक ग्रुप तैयार करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना। तो इसके अंदर क्या है, जितने भी इसके अंदर सिर्फ ना केवल पुरुष बल्कि जो महिलाएं थी वो भी इसके अंदर शामिल हो गई, मतलब पूरा एक बहुत बड़ा इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। तो इसके अंदर इन्होंने क्या, सरकार के अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट इन्होंने अपनी एक लड़ाई छेड़ दी। तो ये जो लड़ाई थी वो 1977 के अंदर, जो NFF था 1977 में केंद्र सरकार के साथ इन्होंने अपनी सबसे पहली कानूनी लड़ाई लड़ी थी, और इस लड़ाई के अंदर उन्हें क्या, सफलता भी मिल गई थी। सफलता इन्होंने, ये जो इनका जो आंदोलन था ये सफल हो गया था, सक्सेस हो गया था। तो जो केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार ने जो व्यावसायिक जहाज थे उन्हें गहरे पानी में मछली मारने की इजाज़त दे रखी थी। मतलब जो केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार थी, उसने जो व्यावसायिक जहाज थे, जो बड़े बड़े जहाज थे, उनको क्या परमिशन दे रखी थी कि तुम गहरे पानी के अंदर जाओ और गहरे पानी में जितनी भी मछलियाँ, उन सभी मछलियों को मार दो। तो अब जब इन्हें मछुआरों को इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने क्या आवाज़ उठाई कि जो तुमने ये जो बना रखा है, ये जो तुमने कानून बना रखा है, मतलब उन्हें मछली मारने की इजाज़त दे रखी है, विदेशी कंपनियों के लोग आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े जहाज लेकर आते हैं, हमारे देश की जो मछलियाँ हैं मतलब उनको मारकर अपने साथ ले जाते हैं। तो उनको जो लाइसेंस दिया गया है, उन्हें हमारे देश के अंदर एंटर करने का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाए, उस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो हमारे देश के जो मछुआरे हैं उनका रोजगार खत्म न हो सके, उन्हें ये रोजगार मिल सके। तो देखिए जो सन 2002 के अंदर जुलाई में जो NFF है, इसने एक बहुत बड़ी हड़ताल कर दी, और हड़ताल के अंदर उनका सबसे मेन मुद्दा क्या था कि जो लाइसेंस जो जारी किया गया है विदेशी कंपनियों को, उस लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, उस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो हमारे जो मछुआरे हैं उनको रोजी रोटी मिल सके, उनके आजीविका के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आ सके। तो बेटा ये एक छोटा सा आंदोलन था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको देखो बुक में है तो इसको आपको पता होना चाहिए कि पता नहीं बेटा, देखिए एग्जाम में कहाँ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और इसके बाद इसका क्या रिजल्ट निकला था। तो ये था बेटा NFF के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आंदोलन आता है बेटा वो आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए नेक्स्ट है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो अब देखिए बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उस समय का जो आंदोलन था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली समझा रही हूँ। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये आंदोलन किससे रिलेटेड था, मदिरा यानी कि जो शराब होती है, शराब की बिक्री को बंद करने की इस आंदोलन के अंदर मांग की गई थी। और जो ये आंदोलन था वो सरकार और माफिया दोनों के ही अगेंस्ट था, दोनों के ही खिलाफ था। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन से रिलेटेड बातें थी। अब देखिए बेटा ये ताड़ी जो आंदोलन था कहाँ से कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत देखिए किस प्रकार से हुई थी।
तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जो ये आंदोलन था ये कैसे हुआ था, महिलाओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्योंकि देखिए, जब जिस घर के अंदर मदिरा का सेवन किया जाता है, शराब पी जाती है, उस घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आता है वो किसके ऊपर आता है? महिलाओं के ऊपर ही आता है। क्योंकि उनके साथ क्या हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, मतलब उनकी हर प्रकार की आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। और सारा इफेक्ट किसके ऊपर आता है? महिलाओं के साथ मानसिक जो यातनाएं हैं वो की जाती हैं। तो इससे क्या है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट महिलाओं के ऊपर आता है। तो इस आंदोलन की शुरुआत देखिए बेटा कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। नेल्लोर जिले के गांव था दुबरघंटा। देखिए कितना प्यारा नाम है इसका, दुबरघंटा। इस गांव का नाम है दुबरघंटा। दुबरघंटा में 1990 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो क्या है, उस समय गांव के अंदर क्या है, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। और जो प्रौढ़ शिक्षा थी इसके अंदर क्या है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो चलाया, जिस जगह पर चलाया गया था वहाँ पर जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। और कक्षा के अंदर जाकर जो महिलाएं थी वो घर के अंदर पुरुषों के द्वारा जो शराब पी जाती है, ताड़ी आदि जो पी जाते हैं, उससे संबंधित क्या अपनी शिकायतें वहाँ पर दर्ज करवाती थी। लेकिन जो गांव के लोग थे उनको क्या है, शराब की बहुत गहरी लत लग चुकी थी। अब वो शराब को नहीं छोड़ सकते थे। अब शराब पीने की वजह से जो पुरुष थे, गांव के जो पुरुष थे, वो क्या है, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। क्योंकि जो शराब है वो क्या अंदर से शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। क्यों प्रभावित हो रही थी? क्योंकि जो शराबी थे वो क्या सारा दिन शराब पी के पड़े रहते थे। उन्हें पैसे कमाने से, उन्हें अपने काम पर जाने से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब उनके लिए नहीं रह गया था। और इसके अलावा जो शराबखोरी थी, शराब की वजह से क्या है, जो कर्ज था वो उसका बोझ बढ़ गया था। शराबखोरी की वजह से कर्ज का बोझ, जो गरीब लोग थे उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। हिंसा बढ़ गई थी। जो मतलब घरों के अंदर डेली क्या कलेश रहने लग गया था, लड़ाई होने लग गई थी। जो पुरुष थे वो अपने काम से गैर हाजिर रहने लग गए थे। वो मतलब अपने स्थान के ऊपर काम करने नहीं पहुंचते थे, वो सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते थे। तो इससे क्या है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही थी। सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना महिलाओं को ही करना पड़ रहा था। तो जो नेल्लोर की महिलाएं थी वो सभी क्या है, एकजुट हो जाती हैं और वो ताड़ी की बिक्री के खिलाफ एक आंदोलन चलाती हैं। इसे ताड़ी की बिक्री का नाम दिया गया था। तो शुरुआत देखिए सिर्फ एक गांव से हुई थी। कौन सा गांव था? दुबरघंटा से। इसकी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरघंटा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बेटा इस गांव का नाम याद रखना है कि सबसे पहले कौन से गांव में शुरुआत हुई थी। तो कौन से गांव में हुई थी? दुबरघंटा नामक गांव में हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके 5000 गाँव, देखिए एक गाँव से शुरुआत होकर 5000 गाँव क्या है इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए थे। क्योंकि ये सिर्फ दुबरघंटा गांव की ही समस्या नहीं थी, आसपास के जितने भी गांव थे, और ना केवल आंध्र प्रदेश बल्कि और राज्यों के अंदर भी जो गांव थे, गांव के अंदर मोस्टली हर घर की यही समस्या थी। हर घर के अंदर क्या है, जो शराब था, शराब की वजह से क्या उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। तो इसके अंदर क्या है, 5000 गांव की जो महिलाएं थी वो इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गई थी। अब देखिए आगे आता है बेटा आंदोलन की कड़ियाँ, कि इस आंदोलन से संबंधित क्या क्या चीज़ें इसमें कौन कौन सी कड़ियाँ इसके अंदर जुड़ती चली गई। तो देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर जो महिलाएं थी उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। अब उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर क्या किया कि आंदोलन वो नारा दिया। उनका बिल्कुल साधारण नारा था। नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये नारा भी आपको याद रखना है बेटा, ताड़ी की बिक्री बंद करो। ताड़ी यहाँ पर किसके लिए? शराब के लिए आया है। तो बिल्कुल साधारण नारा दिया था। अब जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ताड़ी की बिक्री को बंद नहीं करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि जितना जो सबसे ज़्यादा जो कर टैक्स जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? शराब से ही टैक्स प्राप्त होता था। तो जो राज्य सरकार थी वो इसकी बिक्री को बंद नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स, जो राजस्व या कर प्राप्त होता था वो इससे ही प्राप्त होता था। इसलिए वो क्या है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाह रही थी। लेकिन जो महिलाएं थी, अब पहले तो क्या है, महिलाएं थी वो डरी डरी रहती थी। लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से क्या है, सभी महिलाएं घर से बाहर आ गई थी। उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। उनके साथ जो घरेलू हिंसा हो रही थी उन मुद्दों को पर उन्होंने क्या खुलकर चर्चा करनी शुरू कर दी थी। अब वो खुले तौर पर इनको पर चर्चा करने लग गई थी।
तो इस आंदोलन के द्वारा कौन कौन से बातों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करती थी, इसके अंदर सब क्या क्या आते थे? घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल, और मतलब जो पुरुष थे वो क्या है, उनके वो घर के अंदर ही रहते थे, शराब पी के पड़े रहते थे, उन्हें अपने कार्य से, कामकाज से कोई मतलब नहीं रह गया था, कामकाज भी ठप हो गया। तो इन सारी समस्याओं की वजह से क्या है, जो महिलाएं थी वो आगे आई थी और उन्होंने क्या है, अपनी सारी बातें सरकार के सामने रखी थी। तो धीरे धीरे करके क्या है, ये शुरुआत एक गांव से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, ये सारे पूरे गांव के अंदर फैल गया था। और इस प्रकार जो ये समाज सरकार की तरफ से जो आंदोलन चलाया गया था, महिलाओं की तरफ से जो आंदोलन चलाया गया था, ये बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र के ऊपर फैल गया था। और इसके अंदर देखिए बेटा, संविधान का जो 73वां और 74वां जो संशोधन था, उसके द्वारा अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया था। मतलब उसके अंदर यही कहा गया था कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाएगा, उनके साथ मारपीट नहीं की जाएगी, जो कानून है वो महिलाओं के साथ है। तो जो महिलाएं थी वो क्या है, कानून तक पहुंच गई थी, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने पहुंच गई थी। और जो ये वर्ग, इस गुट के अंदर महिला समूह, पूरा जो गुट था, वो पूरा जो वर्ग था वो क्या है, महिलाओं का ही वर्ग था। और जो दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं थी वो भी क्या है, अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही थी। इस आंदोलन के साथ साथ और भी कई आंदोलन सामने निकल कर आए थे। तो ये था बेटा ताड़ी आंदोलन, जिसे नाम दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट आंदोलन आता है बेटा नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नेक्स्ट आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये क्या है, जो नर्मदा है वो एक नदी है, नदी का नाम है नर्मदा। तो जो ये भारत के अंदर, जो भारत का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत, मतलब उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों से बहकर निकलने वाली जो नर्मदा नदी है और जो उसकी सहायक नदियां हैं, उसके ऊपर क्या है, बांध बनाने की योजनाएं चल रही थी। तो वो जो बांध बनाने की योजनाएं चल रही थी, उसके विरोध में ही क्या आंदोलन किया गया था, कि जो गांव वाले लोग थे वो नहीं चाहते थे कि नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाए जाएं, वो इस नदी के पानी को रोका जाए। तो इसके लिए क्या उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया था। तो देखिए बेटा, अब जो ये बांध बनाने की योजनाएं चल रही थी, तो इसके ऊपर क्या अलग अलग प्रकार के बांध बनाने की योजनाएं चल रही थी। तो 3 राज्य हैं, इसका नाम मैंने आपको भी बताया, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन तीनों से ये नदी बहती थी। तो इनके ऊपर इनकी नर्मदा नदी के ऊपर, सहायक नदियों के ऊपर 30 तो बड़े बांध, 135 मंझोले होते हैं मीडियम साइज के, और 300 छोटे बांध। मतलब देखिए कितने सारे, ये नहीं कोई 1-2 बांध नहीं, इतने सारे बांध बनाने की इसमें योजनाएं चल रही है। मतलब पूरे जो नर्मदा नदी है उसको पूरा बांध से ही घेरने की योजनाएं चल रही थी। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था, तो वो गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से उभर कर आई थी। गुजरात की सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस सब सामने निकल कर आई थी। आगे देखिए बेटा, अब ये जो बांध बनाए गए थे, इनसे देखिए कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। तो जिस समय जो लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें समझाने के लिए सरकार ने उन्हें बताया कि जो ये बांध बनाए जा रहे हैं, इससे क्या है, आप लोगों को लाभ भी होंगे, लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं। तो देखिए लाभ क्या क्या थे इससे। तो जो ये बांध बनाए जा रहे थे, इससे क्या है, गुजरात और उसके आसपास के जो राज्य हैं उनको पीने के लिए साफ पानी, सिंचाई के लिए पानी और बिजली उत्पादन, ये सारी जो बिजली उत्पादन की जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं उन लोगों को मिलेंगी। तो इससे गुजरात के साथ साथ बहुत बड़े हिस्से को क्या है, पीने का स्वच्छ पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा आप देखिए, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, सिंचाई में बढ़ोतरी होगी, तो क्या कृषि के उपज में भी बढ़ोतरी होगी। और बाढ़ और जो सूखे की जो आपदाएं आती हैं, उनको पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या है, उस पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सकेगा। जो ये आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन
इससे रिलेटेड क्या कुछ हानियां भी सामने आ रही थी। जैसे हानियों में क्या क्या था, इस बांध के निर्माण से संबंधित 245 जो गांव थे वो डूबने का खतरा बन रहा था। अब जो 245 गांव डूब जाएंगे तो उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो उनकी क्या है विस्थापन या पुनर्वास की क्या है समस्या सामने आ जाएगी और उनकी आजीविका छीन जाएगी। तो ये सारी समस्याएं यहाँ इसमें उभर कर सामने आ रही थी। अब देखिए नेक्स्ट है वाद विवाद और संघर्ष। मतलब इसके ऊपर बहुत कई दिनों तक वाद विवाद चला था, इससे संबंधित बहुत सारे संघर्ष भी हुए थे। मतलब बहुत बड़ा संघर्ष करके इस योजना को आगे चलाया गया था। तो देखिए क्या क्या इसके ऊपर वाद विवाद हुए थे। जो यह आंदोलन था वो विकास के मॉडल और उसके औचित्य पर सवाल उठाता है। इसके अंदर मुख्य दलीलें क्या क्या ली गई थी कि अब तक की जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उसमें जो खर्च का जो जितना भी खर्चा हुआ उसका जायजा लिया जाए और यह देखा जाए कि इससे कितनी हानि हुई है। तो मतलब जो लोग इसके अगेंस्ट थे वो क्या कह रहे थे कि इसके ऊपर जो भी खर्च किया जा रहा है सरकार की तरफ से जो भी खर्चा आ रहा है तो कितना खर्चा है, कितना गरीब वर्ग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है सबके सामने आनी चाहिए। किसके लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा लोगों ने क्या कहा कि जो ये नर्मदा इसके ऊपर जो बांध बनाए जा रहे हैं उससे संबंधित जितने भी लोग जो बेघर हो जाएंगे उनको क्या है पर्यावास, जो लोग बेघर हो गए हैं उनको क्या पर्यावास, उनकी आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर जो पूरा असर पड़ रहा है वो क्या है वो सारी चीज़ें उन्हें पहले ही मुहैया कराई जाएं। तो मतलब ये सारे वाद विवाद के रूप में सबके सामने आ रहे थे। और जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि जो विकास परियोजनाएं हैं उनका जो निर्माण किया जा रहा है वो जो सभी लोगों की अनुमति से ही किया जाए। मतलब सबके सामने सबके बीच में बैठकर सभी लोगों से क्या है इसके ऊपर डिस्कस किया जाए और उसके बाद ही क्या है इस कार्य को आगे पहुंचाया जाए। तो और इसके अलावा और क्या क्या थे इसके अंदर, और देखिए क्या क्या विवाद आए थे। जल, जंगल, जमीन, जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। और जो सरकार है और न्यायपालिका है ये क्या मानते थे कि लोगों को, अब जो सरकार थी और न्यायपालिका थी वो भी ये क्या मान रही थी लोगों को पुनर्वास की सुविधा मिलनी चाहिए। जो लोग घर से बेघर हो गए उन्हें घर मुहैया कराए जाए। और सरकार ने क्या है अदालत ने सरकार को बांध बनाने का काम तो दे दिया कि आप बांध तो बनाओ, लेकिन उन्हें साथ में क्या कुछ हिदायतें भी दी। क्या हिदायतें दी थी कि जिन लोगों को के जो घर नष्ट हो गए उन्हें फिर से घर प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें उनकी आजीविका का साधन प्रोवाइड करवाया जाए, तभी ये क्या है इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इस कार्य को यहीं रोकना पड़ेगा। और लेकिन ये जो आंदोलन था वो क्या है 2 दशकों तक चला। मतलब कई सालों तक ये आंदोलन चलता रहा, क्योंकि कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही थी, कभी किसी प्रकार की कोई समस्या सबके सामने उभर कर आ रही थी। तो ये इससे रिलेटेड था। किससे रिलेटेड बेटा, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए हैं। देखिए ये नर्मदा नदी है, इसके ऊपर ये इससे रिलेटेड ये पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। पहले हम नेक्स्ट जो एक और इसका ना सूचना का अधिकार, नेक्स्ट जो आता है वो है बेटा सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो आंदोलन है वो उसके बारे में आपको और बता रही हूँ, उसके बाद हम शायद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा। तो सूचना के अधिकार में देखिए क्या बताया गया था। तो इसके मैं जो ओरली आप लोगों को बता रही हूँ बेटा आप इसको ध्यान से सुनना। जो RTI से सूचना के अधिकार को राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का नाम दिया गया था। तो ये सूचना का अधिकार था, इसके तहत जनता को ये अधिकार है कि जनता में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई प्रश्न करता है तो वो क्या है उस विभाग को वह प्रश्न लिखित रूप में देगा। मतलब ओरल रूप में नहीं, वो जो भी इंफॉर्मेशन पाना चाहता है वो लिखित रूप में उस सरकारी विभाग को लिख कर देगा। और जो RTI है वह एक सफल जन आंदोलन का परिणाम सबके सामने उभर कर आया था। और इस RTI की जो शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसका नेतृत्व हुआ था, इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया गया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा इसका राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। और राजस्थान में काम कर रही संगठन ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि अकाल राहत कार्य मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। मतलब ये सारी चीज़ें सभी लोगों के सामने आनी चाहिए
और ग्रामीण जो थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने प्रशासन से वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने के लिए कहा था। इसके अलावा जो गांव के जो लोग थे, उन्होंने वेतन और भुगतान से संबंधित जो बिल थे वो भी क्या है सबके सामने पेश करने की डिमांड की थी। और इन लोगों ने क्या कहा था कि जो स्कूल हैं, डिस्पेंसरी हैं, छोटे बांध हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, इनके निर्माण के कार्य के दौरान जो उन्हें दी गई जो मजदूरी है वो इसके अंदर शामिल, उसमें जो घपला हुआ था, जो उसमें घोटाला किया गया था, वो घोटाला भी क्या है सबके सामने आना चाहिए, ताकि जो गरीब जो वर्ग था उनके साथ क्या है जो घपला किया गया था, घोटाला किया गया था, जब तक वो सबके सामने नहीं आएगा तो उसके बारे में सबको कैसे पता चल सकेगा। तो ये भी इसी के अंदर आया था, ये लिखित रूप में दिया गया था। और इससे रिलेटेड देखिए बेटा और क्या क्या बातें, 1994 और 1996 में प्रशासन से जवाब मांगा गया था। इस आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था। अब जब सरकार ने देखा कि जो ये आंदोलन, ये क्या है, सूचना का जो अधिकार है ये तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो जो सरकार था उसने क्या कहा कि उन्होंने उनके लोगों के पक्ष में इस बात को मानने के लिए वो तैयार हो गए थे। और इसके अलावा नए कानून के अनुसार, जो नए कानून बनाए गए थे उसके अनुसार जनता को दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। और अब पंचायत को बजट, लेखा या खर्च की जितनी भी घोषणाएं वो सार्वजनिक करनी जरूरी हो गई थी। मतलब जितना भी खर्चा जो आ रहा है वो उसका हर चीज़ का क्या है जो लेखा जोखा था वो लिखित रूप में सबके सामने उसको घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके अलावा और कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की गई थी बेटा, और 1996 में देखिए 1996 में MKSS ने, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था MKSS, दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता के नाम से विधेयक पारित हुआ था जो फेल हो गया था। और 2004 में सूचना का अधिकार विधेयक सदन में रखा गया था। और 2005 में इस जो ये सूचना का अधिकार था इसे क्या है, इसे राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। देखिए लास्ट में ही है 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हो गई थी, राष्ट्रपति की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई थी। तो ये था बेटा, क्या था ये, सूचना का अधिकार जो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर जिसे शामिल किया गया है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या आता है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक जो बीच में मैंने एक छोड़ दिया था, जन आंदोलन से क्या सबक मिलते हैं। देखिए जितने भी ये आंदोलन हो रहे थे उसमें जो जन आंदोलन था उससे क्या सबक सबके सामने आ रहे थे, तो इसमें सुनिए जन आंदोलन से संबंधित जो सबक थे वो क्या थे, वो कौन कौन से सबक इसके अंदर शामिल किए गए थे। आंदोलनों को समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब कोई आंदोलन किया जा रहा है तो वो समस्या नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके अंदर सुधार होना चाहिए। इन आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो दलीय राजनीतिक कमियों को दूर करना था। जो भी आंदोलन लोगों की तरफ से चलाए जा रहे थे वो उनको मजा नहीं आ रहा था उसके अंदर, बल्कि उससे संबंधित राजनीति के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां थी उसके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना था। और जो सामाजिक आंदोलन के द्वारा समाज की ऐसी समस्याओं को उजागर किया जाना जिन पर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता, मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो क्या है लोगों को क्या है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जो सरकार थी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था। और विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर तरीका था और इन आंदोलनों ने लोकतंत्र की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से जो सबक थे इससे ये सारे सबक मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्या है बेटा, इन जन आंदोलन जो थे उनकी आलोचना की गई थी। तो जन आंदोलन की आलोचना में क्या क्या बातें बताई गई थी, देखिए जो आंदोलन किए जाते हैं, जो हड़ताल की जाती है, धरना, रैली, ये क्या है, इन सब का क्या है सरकार की जो सरकारी कामकाज है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता था। सरकारी कामकाज के ऊपर वो बाधित हो जाता था, सरकार का ध्यान भटक जाता था, सरकार का ध्यान उस तरफ चला जाता था। तो ये इसके अंदर कुछ इसके ड्रॉबैक बताए गए हैं। और इस जितनी भी ये गतिविधियाँ होती हैं उसके सरकार की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो भंग हो जाती है। लेकिन जो आंदोलन था उसका मतलब ये नहीं था, आंदोलन करने का मतलब ये कतई नहीं था कि जो सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्यवाही नहीं होती, बल्कि इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके क्या है वो एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और समान अपेक्षाओं के साथ साथ एक जैसी मांग उठानी जरूरी हो जाती है। और जो जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं वो क्या है लोगों को जागरूक बना रही है। और भारत में जो आंदोलन
आंदोलनों ने जनता को जागरूक किया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसकी अहम भूमिका निभाई है। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा इसके अंदर डिस्कस किए गए थे। जितने भी जो आंदोलन थे वो लोकतंत्र में बाधा नहीं बल्कि उसका विस्तार किया गया है। तो ये बेटा आज आपका ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको पॉइंट्स बनाकर आपको इजी लैंग्वेज के अंदर इसकी समरी टाइप में मैंने आप लोगों को समझाया है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। फिर भी अगर बेटा आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।